वेबिनार ऑन कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग का मतलब क्या है कि आने वाले वक्त में आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं, आप आने वाले वक्त में क्या काम करेंगे, क्या काम करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट कैरियर इज। और कैरियर प्लान में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त की। और जो लोग प्लान करें करते हैं उन्हें क्या फ़ायदा होता है, वो सब चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो इससे बने रहिए। ओके। तो हम स्टार्ट लेते हैं। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एरिस्टोटल ने इस पर काम किया है, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। बस उसकी मॉडर्न फॉर्म जो है वो आज हमने इसे डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स बेसिकली ये एक मूवी थी जो 1999 में स्टार्ट हुई थी, इसकी सीरीज, और तीन चार इसके पार्ट्स आए हैं। अब इस सीरीज का नाम मैट्रिक्स क्यों है वो हमें पता चलेगा इस मूवी की स्टोरी को देख करके। इसकी स्टोरी क्या है, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब मूवी की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो असल में उस मूवी का पूरा प्लॉट है कि मूवी किस बारे में है, स्टोरी क्या चल रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। कि होता ये है कि आने वाले वक्त में मूवी की स्टोरी जो है कि आने वाले वक्त में इंसान जो है वो एआई और रोबोट्स बनाते हैं फ्यूचर में। लेकिन क्या होता है कि वो एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो डेटा की बेस पे उससे अंदाजा होता है कि इंसान जो है वो इस जमीन के लिए एक थ्रेट है। क्योंकि वो जब डेटा पास्ट को देखता है कि पास्ट में कितनी जंगें इंसान लड़ी हैं, कितनी दफा अपने ही लोगों को मारा है, बेचा है, कत्लेआम किया है, उसके बाद इस पूरी दुनिया में कितना जो है मैस फैलाया है। तो सब चीज़ें रियलाइज करने के बाद एआई जो है वो इंसानों का दुश्मन बन जाता है। तो अब क्या होता है कि इंसानों के और एआई के दरमियान जो है एक बहुत बड़ी जंग होती है, एक वॉर होती है, जिसमें जो है इंसान जो है वो बेसिकली हार जाते हैं। क्योंकि एआई, जो लोग अभी एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग एआई को पढ़ चुके हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि एआई कितना पावरफुल है। क्योंकि हमारा जो पूरी दुनिया का सिस्टम है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो अगर कोई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटराइज दिमाग अगर बागी हो जाए, इंसान को दुश्मन बन जाए, तो बहुत आसान है उसके लिए हमारी पूरी दुनिया में एक मैस फैलाना। हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स, हमारी जो है बैंकिंग सिस्टम, सारी की सारी हमारी सैटेलाइट्स, ट्रैकिंग सिस्टम, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज है। तो अगर एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का सिस्टम बागी हो जाता है हमारे इंसानों का, तो वो क्या तबाही मचा सकता है, उसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इसे समझते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एआई जब जीत जाता है इंसानों से जंग, तो काफ़ी बहुत सारे इंसान तो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत छोटी सी आबादी बच जाती है जो छुप के पहाड़ों में, गारों में ज़िंदगी गुजार रही होती है। अब एआई, एक मसला क्या होता है, जब इंसान खत्म होते हैं तो पूरी दुनिया का जो है इकोसिस्टम खराब हो जाता है पूरा। और पूरा हमारा वेदर सिस्टम, पूरा सब चीज़ें बिखर जाती हैं। तो अब पूरी दुनिया में एक ठंड पड़ जाती है, ठंडा को बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। और एआई को सस्टेन करने के लिए, मशीन्स को रन करने के लिए सही एक प्रॉपर हीटेड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो एआई क्या करता है, वो इंसानों को मशीन के जरिए उसकी फार्मिंग करते हैं। जैसे हम लोग मुर्गियों की, चिकन की फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, उन मच्छियों को, उन मुर्गियों को इन्वायरमेंट से हटकर एक छोटे से एरिया में पैदा करते हैं मशीनों के जरिए। मशीनों के जरिए उनकी परवरिश करते हैं, फिर वो जब मर जाती हैं तो फिर उन्हें सेल कर देते हैं। ऐसे एआई क्या करता है, इंसानों को मशीनों के जरिए प्रोड्यूस करता है, उन्हें मशीनों के अंदर रखता है। और उन मशीनों के अंदर जो है, जब इंसानों की बॉडी से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को यूटिलाइज करता है। अब एक काम जो ये फार्मिंग का है इंसानों की, इसमें एक काम एआई और भी करता है ताकि इंसान की बॉडी जो है वो रनिंग करती रहे, वो इंसान जो है वो जिंदा रहे, कि वो एक सिमुलेटेड वर्ल्ड बनाता है। सिमुलेटेड वर्ल्ड या वर्चुअल रियलिटी भी जिसे हम कहते हैं आज के दौर में, वो उसे आप समझने के लिए ऐसे समझें कि आपने गेम्स देखे होंगे कुछ, जिसमें हम लोग एक हेडसेट पहनते हैं और हमारे पास कुछ कंट्रोलर्स होते हैं। उस हेडसेट को पहनने के बाद हम लोग गेम के अंदर चले जाते हैं। मतलब होते तो हमारी बॉडी बाहर होती है, लेकिन
गेम के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो हमें देख पा रहे होते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर हम कोई बॉक्सिंग का गेम है कोई, तो हम उस जो कैरेक्टर है गेम के अंदर उससे बात कर सकते हैं, उससे हिट कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा जैसे हम गेम के अंदर चले गए, हम साइड में देखें, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, और सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है हमें वो रियल लग रहा होता है। ठीक है। इसे हम बेसिकली कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। इसके बहुत सारे गेम्स हैं, अगर आप यूट्यूब जाके सर्च करेंगे तो पता हो जाएगा कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, किस तरह के ये गेम्स बनाए गए हैं। तो जो एआई क्या करता है, जब इंसान जो फॉर्मिंग कर रहा होता है, मशीनों में प्रोड्यूस कर रहा होता है इंसानों को, तो एआई ऐसी एक फेक दुनिया बनाता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे गेम की दुनिया होती है ऐसी एक फेक वर्ल्ड बनाता है। और इंसानों, जितने भी इंसान होते हैं उन तमाम इंसानों के दिमाग को कनेक्ट कर देता है उस एआई के जरिए, उस वर्चुअल रियलिटी के जरिए, गेम्स के जरिए, गेम के अंदर या उस फेक वर्ल्ड के अंदर। उस फेक वर्ल्ड के अंदर लोग जो है वो, जैसे हम लोग गेम्स खेलते खेलते हैं कुछ घंटों के लिए, लेकिन हमें पता होता है कि हम लोग थोड़ी देर वक्त के लिए यहाँ गए हैं, जब चाहे हम वो वीआर रिमूव करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो जो इंसान होते हैं वो पैदा ही उस मशीन में होते हैं, तो उनका दिमाग बचपन से ही कंप्यूटर के अंदर रहता है, तो उन्हें लगता है कि वो दुनिया जो है, जिस कंप्यूटर की दुनिया में वो रह रहे हैं, वही असल दुनिया है। उस दुनिया के अंदर वो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो बड़े भी होते हैं, स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं कंप्यूटर की दुनिया के अंदर। ठीक है। और इसी तरह उनकी बॉडी की एज ही बढ़ रही होती है साथ साथ, वो जवान भी हो रहे होते हैं, ख़त्म भी हो रहे होते हैं, बाहर की दुनिया में सो रहे होते हैं वो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो एक फेक वर्ल्ड के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ, ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, जो सोए हुए होते हैं और इस फेक वर्ल्ड के अंदर होते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं ये दुनिया असल नहीं है, बल्कि ये एक बनावटी दुनिया है, किसी ने इसे क्रिएट किया है, ये फेक वर्ल्ड है, असल दुनिया कुछ और है। तो वो लोग बेसिकली रिवोल्ट होते हैं, बागी बन जाते हैं, वो इस फेक वर्ल्ड से, कंप्यूटराइज वर्ल्ड से बाहर निकल के आ जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो है उन्हें, उनको देखते हैं कि सारे जो लोग हैं वो सोए हुए हैं, और जो है हर जगह मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन ही मशीनें फैली हुई हैं, जो दुनिया में वो रह रहे थे इतने अरसे से वो तो नकली थी सारी की सारी। तब ये लोग जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं पूरा, और बाद में दोबारा ऐसे कंप्यूटर डेवलप करते हैं जिसके ज़रिए से वो कनेक्ट करते हैं उसी दुनिया के साथ जिसमें वो पहले थे, और दूसरे लोगों को भी उस दुनिया से बाहर निकाल के लाते हैं, ताकि मशीनों के खिलाफ एक जंग कर सकें आगे, और मशीनों की दुनिया पे जो कब्जा कर लिया है एआई ने, उस कब्जे को ख़त्म कर सकें। तो एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। लेकिन जो असल इस मूवी का जो प्लॉट है वो इसी सिमुलेटेड वर्ल्ड के बारे में है। इस मूवी का नाम मैट्रिक्स रखा ही इसलिए गया है कि वो जो एआई फेक वर्ल्ड बनाता है, वर्चुअल रियलिटी बनाता है, एक फेक दुनिया कंप्यूटर के अंदर, उस फेक वर्ल्ड को बेसिकली कहा गया है मैट्रिक्स। ठीक है। अब इस मूवी की स्टोरी किस तरह चलती है, अगर हम वैसे देखें, तो इसमें भी एक दिखाया गया है कि शख्स होता है, एक आम इंसान होता है, नियो, जो इस फेक वर्ल्ड में रह रहा होता है। वो सुबह ऑफिस जाता है, कंप्यूटर पे काम करता है, और फिर घर पे आता है, सो जाता है। तो एक साइकिल चल रहा होता है उसकी लाइफ का, लेकिन वो बड़ा जो है ना उदास रहता है, वो बड़ा गैर मुतमिन रहता है, मुतमिन नहीं रहता कि जो काम वो कर रहा है उसे लगता है कि ये कुछ मसला है इस दुनिया के अंदर। तो वही बागी ग्रुप जो जाग चुके हैं इस दुनिया से, उनमें से एक शख्स जिसका नाम होता है मॉर्फिस, वो इसके पास आता है, नियो के पास, और इससे सारी हकीकत बताता है कि दुनिया जिसमें तुम रह रहे हो ये एक फेक वर्ल्ड है, ये असल दुनिया नहीं है। तो उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त सीन है इस मूवी का, मेन सीन यही है। उसके बाद जब ये बताने के बाद जो ये मॉर्फिस है, ये नियो को दो ऑप्शन देता है। कहता है कि मेरी बातें तुम्हें लगती तो बहुत मुश्किल होंगी, मतलब ऐसा लगता होगा कि बातें सच नहीं है, अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस पर यकीन करो ना करो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि तुम रेड पिल सेलेक्ट करो, और दूसरा ऑप्शन है कि तुम ब्लू पिल सेलेक्ट करो। अगर तुम ब्लू पिल सेलेक्ट करते हो तो उससे क्या होगा कि तुम दोबारा सुबह उठोगे और तुम सब चीज़ें भूल चुके होगे, तुम जिंदगी के उसी साइकिल का वापस हिस्सा बन जाओगे जो तुम पहले करते आए हो। अगर तुम रेड पिल सेलेक्ट करते हो तो तुम जहाँ सोए हुए हो, असल जो दुनिया है तुम्हारी, जहाँ पर तुम्हारी असल बॉडी मौजूद है, तुम्हारी वहाँ आँख खुल जाएगी और तुम इस दुनिया से बाहर निकल जाओगे। सो वो न्यू क्या सेलेक्ट करता है, आगे स्टोरी में क्या चलता है, कैसे ये बचते हैं, वो बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। पर असल में बात समझ में आ गई कि इसमें दो चीज़ें मेन है, कि एक मैट्रिक्स है, एक फेक वर्ल्ड है, और उसके बाद कुछ लोग आते हैं आपके पास जो आपको बताते हैं कि ये दुनिया जिसमें आप रह रहे हो ये फेक वर्ल्ड है, और आपके पास ऑप्शन है कि आप सेलेक्ट करें कि आप इसी फेक वर्ल्ड में रहना चाहते हो या इससे बाहर निकलना चाहते हो।
तो आज इस प्रेजेंटेशन में, इस वेबिनार में भी आपके लिए एक मौका है, जो आपको एंड ऑफ दिस सेशन ऑफर करेगा कि क्या आप उसी साइकिल में रहना चाहते हो जिसमें पूरी दुनिया का एक आम इंसान रह रहा है, या उसी पाथ को फॉलो करना चाहते हो जो एक आम आदमी फॉलो कर रहा है, या आप डिफरेंट बनना चाहते हो। तो अगर डिफरेंट बनना चाहते हो तो रेड पिल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर वैसे ही एक आम इंसान बनने के एक वही पाथ फॉलो करना चाहते हो, एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो आपको ब्लू पिल सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब डोंकी रेस, ये बेसिकली क्या है कि जब आप मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करेंगे, या आप 9 क्लास में भी होते हैं, अगर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं 9 क्लास के अंदर, कि आप जो है या तो साइंस सेलेक्ट करें या कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करें। ठीक है, और जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं कि आप बायो सेलेक्ट करें, आप मेडिकल, आप जो है फिर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, मेडिकल सेलेक्ट करें, या फिर आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करें। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है। बस वो किसी ने मशवरा दे दिया है, या किसी ने किसी को मूवी में देख लिया है, उसकी बेस पे वो, या जो उसके दोस्त कर रहा है उसके देख के वो इनमें से किसी भी एक फील्ड में चले जाते हैं। उसके बाद जब टाइम आता है एडमिशन का यूनिवर्सिटी में, तो वो जानते नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, आगे क्या करना है। कोई बिना रिसर्च के बस एक गधों की रेस में चले जाते हैं। जो लोग आम लोग कर रहे हैं उसी रेस में लग जाते हैं, और उसी को फॉलो करते करते जो है अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो इसे ही कहा जाता है बेसिकली डोंकी रेस, मतलब गधों की रेस, जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता है। बस जो लोग दूसरे गधे फॉलो कर रहे होते हैं, गधे दूसरा गधा भी उन्हीं को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। तो अगर आप भी, मेजोरिटी हमारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यही कर रहे होते हैं, वो बिना जाने एक रेस को फॉलो कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, जब ये लोग कुछ बन भी जाते हैं इस रेस को फॉलो करते हुए, डोंकी रेस को फॉलो करते हुए, उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वो बीएस कंप्यूटर, बीएस फिजिक्स कर लिया, बीएस केमिस्ट्री कर लिया, या इंजीनियरिंग भी कर ली किसी फील्ड के अंदर। तो ग्रेजुएट होने के बाद भी उनकी लाइफ जो है एक चूहे की तरह जिंदगी होती है। चूहे की जिंदगी क्या होती है कि चूहा सुबह उठता है, निकलता है सफर पे खाने की तलाश में, पूरे दिन खाने की तलाश में रहता है, खाना खाता है, शाम को आगे फिर आराम करता है, फिर साइकिल पे निकल जाता है सफर करने के लिए खाने की तलाश में। उसका बस एक ही काम है कि खाना तलाश करना है, खाना खाना है, आराम करना है। तो आप जब एक ग्रेजुएट की ज़िंदगी देखेंगे, हमारी 90% पॉपुलेशन की जब ज़िंदगी देखेंगे आप, तो उनकी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह से है। वो भी एक रैट रेस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें सुबह उठते हैं वो, ठीक है, 8 बजे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक वापस आते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, फैमिली के साथ थोड़ी बातें करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, वही साइकिल बार बार उनकी ज़िंदगी में रिपीट होता रहता है। अब ये लोग, इनको तनख्वाह भी उतनी मिलती है कि इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो पूरी हो सके। अब ये लोग ना तो कोई अ, ऐसा काम कर सकते हैं कि सोसाइटी में एक बेहतर रोल प्ले कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि इन काम में, इस साइकिल में इतने फंसे हुए होते हैं कि इनके पास टाइम ही नहीं होता कि खाने के अलावा कुछ और भी, खाने का इंतज़ाम या रोज़ी, अपने रोज़गार का इंतज़ाम के अलावा भी कुछ और कर सके। तो इसे ही रेट रेस साइकिल कहा जाता है। इसके अलावा बहुत एक छोटा सा ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, ऐसा भी है जो इस साइकिल का हिस्सा नहीं है, जो दिन में 2-3 घंटे ही देता है सिर्फ, या 3 घंटे देता है, 4 घंटे देता है दिन के, बस उसमें सारा काम करता है, अच्छे खासे पैसे बनाता है, और फिर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करता है। साल में कई छुट्टियां, जितनी चाहे छुट्टियां कर सकता है, जाता है अपनी फैमिली को लेके, घूमता है फिरता है, कई अपनी सोसाइटी के अंदर बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है। तो ये वो लोग हैं जो इस साइकिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी इस साइकिल में ही फंसे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपकी ज़िंदगी पे एक नज़र डालें, तो आप जो है 3 से या 5 साल की उम्र से स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, रोज़ाना सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, असेंबली में खड़े होते हैं, फिर 5 से 6 घंटे जो है मुसलसल एक ही सीट के ऊपर बैठे रहते हैं। ज़रा सी अगर आप असेंबली के अंदर खड़े होकर ज़रा सी लाइन टेढ़ी हो जाए आपकी, तो आप टीचर से जलील होते हैं, बेइज्जत होते हैं। अगर आप जो है क्लास में लेक्चर के दौरान कभी ज़रा सी बात कर लें किसी दोस्त से, वह जलील होते हैं। और ये सारा का सारा टॉर्चर, इतनी मेहनत, सुबह उठना,
सारी चीजें करना, और ऐसे वक्त में जो आपका जिंदगी के मजे करने वाला वक्त है, मतलब बचपन का वक्त जिंदगी का बेहतरीन वक्त होता है, उस टाइम पर इतनी स्ट्रगल करना, इतनी पाबंदी से काम करना, सुबह उठना, स्कूल जाना, इतने भारी भारी बैग लेकर, और मुश्किल से क्लासेस लेना, पढ़ना, अपने ब्रेन को ट्रेन करना, ये सारी की सारी स्ट्रगल हम लोग 10-12 साल तक कर रहे होते हैं, मतलब बल्कि 16 साल तक कर रहे होते हैं जब आप इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रगल की वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है कि हमें कोई ऐसा आगे रोजगार लेना है, ऐसी कोई जॉब लेनी है, ऐसा कोई काम करना है जिससे हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें, पैसे कमा सकें अच्छे खासे, और एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकें। लेकिन गलती कहाँ होती है हमारी लोगों की, कि जब वो लोग बैक रिसर्च नहीं करते, उन्हें पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, और जब वो उन्हें पता नहीं होता, इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी जब वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर वो लोग उसी साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं, फंस जाते हैं, और रोजगार के लिए परेशान हो रहे होते हैं। इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी, जिंदगी के 15 बेहतरीन साल देने के बाद भी, वो फिर 40,000 30,000 की इतनी इतनी कम अमाउंट में नौकरी कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ मुश्किल से अपना खाने पीने का इंतजाम ही कर सके। इसके अलावा ना वो घूम सकते हैं, ना वो कहीं जा सकते हैं, ना वो किसी की मदद कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका प्रोफेशन सिलेक्शन, कि आप आगे क्या बनना है, इतनी मेहनत करने के बाद आखिर बनना क्या चाहते हो। ये अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पाते सही तरह, तो आप अपनी पूरी उस स्ट्रगल को जो आपने की है इतने सालों में, बचपन ज़ाया किया है अपना, अपनी जवानी की बचत लगाए हैं, वो सब की सब ज़ाया हो जाती है। और मेजोरिटी ऑफ हमारे नौजवान यही कर रहे हैं। अब मैंने बहुत से लोगों को इसमें, इस कैरियर के हवाले से इनवाइट किया, तो लोगों की इस कैरियर में, इस ग्रुप में, इस वेबिनार में जो है अटेंडेंस इस चीज़ को शो कर रही है कि लोगों कितने कितने सीरियस हैं अपने कैरियर के बारे में, उन्हें कितना एहसास है कि उन्हें क्या करना है। तो नहीं है, संदाजा हो रहा है कि उन्हें एहसास नहीं है। शायद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेशन जो बेसिकली होते हैं, प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपके प्रोफेशंस ही कहलाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोफेशन है आपका, आप आने वाले वक्त में क्या बनेंगे, यही प्रोफेशन ही डिसाइड करता है आने वाले वक्त में कि आपकी कितनी अर्निंग होगी, आप कितना पैसा कमाओगे, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आप कितने घंटे दिन के काम कर रहे होगे, आपकी, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ कैसी होंगी, या आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड कैसे होंगे। और यही जो प्रोफेशन है आपका, यही डिसाइड कर रहा होता है, इसकी बेस पर ही पता चलता है काफी हद तक कि आप एक खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे, या आप एक उदास और स्ट्रगलिंग, अनसेटिस्फाइड है मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे, मुसलसल एक भाग दौड़ में लगा हुआ है, परेशान है, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मसला हो रहा, सैलरी कम है, सैलरी बढ़ जाए। तो सारी जिंदगी आप इस मसले में गुजार देंगे, या फिर एक आप मुतमईन होकर एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके प्रोफेशन सिलेक्शन में। तो मेरे इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि आप आम लोगों में का हिस्सा ना बने, आप आम इंसान ना बने, बल्कि आम सोसाइटी से डिफरेंट बने, इस रेड रेस से, इस चूहों के साइकिल से बाहर निकलें, और एक शेर बन के उभरें। ठीक है सर, आपने आपने कहा कि सर हमने हमें प्लान करना चाहिए, हम प्लान करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि प्लान करूँ एज ए स्टूडेंट। तो मैं प्लान कैसे करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसकी प्लानिंग किस तरह से करूँ, अब हम वो लोग डिस्कस करते हैं। तो देखें, अगर आप जो अपनी ज़िंदगी में जो डेली बेसिस की जो आपकी लाइफ है, उसमें आप हर छोटे छोटे काम के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब जाहिर ज़रूरी नहीं है कि वो प्लानिंग आप जो रिटर्न में लिख कर रहे हो, वो प्लानिंग आप कई दफ़ा जो है अपने ब्रेन में भी कर रहे होते हैं। इसकी छोटी से छोटी मिसाल जो है वो ये है कि आपको अगर नानी के घर जाना है या किसी दुकान पर जाना है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली तीन चीज़ें उस जगह पे पहुंचने के लिए डिसाइड कर लेगा। तीन चीज़ों के बारे में आपका दिमाग सोचेगा। पहली चीज़ क्या होगी कि डेस्टिनेशन क्या है, मतलब मुझे कहाँ जाना है, आपके दिमाग को ये बात पता होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि शॉर्टेस्ट वे, सबसे छोटा रास्ता क्या है उस जगह पे पहुंचने का, सबसे छोटा और सबसे साफ रास्ता, सबसे आसान रास्ता। क्योंकि कई रास्ते ऐसे होंगे आपकी नानी के घर के और आपके घर के बीच में, जहाँ पर रोड बंद होगा, जहाँ पर रोड बन रहा होगा,
कहीं पर जो है कुछ मसला होगा, शायद शादी किसी की मैयत हो गई होगी, टेंट लगा होगा, रोड ब्लॉक होगा, तो आपको उस दिमाग में सारा बात होगा कि मुझे वहां पहुंचना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, सबसे आसान और साफ रास्ता कौन सा है। तो ये दूसरी चीज होगी जो आपके प्लान का हिस्सा होती है। तीसरी चीज कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत है। जैसे नॉर्मली हम लोग बाइक का, अगर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बाइक में अगर फ्यूल नहीं तो हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। अगर बहुत लंबा सफर है तो हमें पानी भी रखना पड़ेगा साइड में, खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो ये सब रिसोर्सेज कहलाते हैं कि हमें वहां तक पहुंचने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यही तीन चीज़ों को अगर हम ले लें अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग के लिए, कैरियर प्लानिंग के लिए, तो वो भी काफ़ी होंगी। तो हम कैसे प्लान करेंगे कि सबसे पहले व्हाट प्रोफेशन डू यू वांट टू ऑक्यूपाई, मतलब आप कौन सा प्रोफेशन लेना चाहते हैं, आप कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं अपना। आप क्या बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जो है लॉयर बनना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें कि मुझे क्या बनना है। नंबर टू चीज जो है, नंबर सेकंड जो है वो है पाथ और रोड मैप, कि वो जो बनना है आपको, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और बेस्ट बनना है, तो वो बनने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है जिसके जरिए आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि रिसोर्सेज, कि वो जो रास्ता है, जिन स्टेप के जरिए मुझे उन उस मंजिल तक पहुंचना है, उस रास्ते में मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी जगह से मुझे इल्म हासिल कर सकता हूँ मैं आसानी से, और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूँ और बेस्ट बन सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग अपना प्लान करते हैं अपना कैरियर को, अपने प्रोफेशन को। तो ये तो समझ आ गया कि सर प्लानिंग कैसे करनी है। अब एक सवाल और रहेगा कि सर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए प्रोफेशन सेलेक्ट करने का। मतलब मुझे पता है कि मुझे प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, सबसे पहला स्टेप मेरी प्लानिंग का है कि मुझे प्रोफेशन सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या बनना है, लेकिन मैं किस बुनियाद पर सिलेक्ट करूँ, कैसे सेलेक्ट करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप नॉर्मल इंसान को देखेंगे, जो आम लोग हैं, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं कोई भी कैरियर कि वो क्या बनना चाहते हैं। या तो वो कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है। अब ये नहीं पता कि इंटरेस्ट क्यों है, उसको ये नहीं पता कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर किसी का कोई कहता है मुझे डॉक्टर, मेरा मेरा मेडिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, मेरा कोई कहता है मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, या कोई कहता है मेरा लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, कोई कहता है मेरा मुझे बिजनेसमैन बनने में मेरा मेरा इंटरेस्ट है। उनका सिर्फ इंटरेस्ट है, पर उन्हें ये बात नहीं पता कि जिस फील्ड को सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसका आगे स्कोप क्या है, या जब वो इस फील्ड से बाहर निकलेंगे तो किस तरह की जॉब वो कर रहे होंगे, ठीक है। उनका जॉब रूटीन क्या होगा, कितना उन्हें पैकेज मिल रहा होगा, उनकी ग्रोथ कितनी होगी, ठीक है। ये चीज़ें कुछ नहीं पता आप आम इंसानों को। बस मेरा इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा जो आम इंसान जो सेलेक्ट करते हैं प्रोफेशन या कैरियर, वो सिलेक्ट करते हैं कि मेरे अब्बू के दोस्त ने जो है ना ये बताया है कि ये अच्छी फील्ड है, इसमें चले जाओ। मेरे अब्बू के दोस्त ने कहा है कि आप जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर लो। या मेरे अब्बू के दोस्त ने कहा है कि आप जो है कंप्यूटर साइंस कर लो, उस वो अच्छी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो कुछ कॉमन लोगों की ये दूसरी अप्रोच है। तीसरी अप्रोच है कि बस मुझे पसंद है, मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्यों पसंद है मुझे, मैंने मूवी देखी थी उसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है सर्जन होता है, इसलिए मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक मूवी देखी थी आयरन मैन। आयरन मैन के अंदर जो है वो आयरन मैन जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो मैं इसलिए वो बनना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि वो काम क्या होगा उसका, मेरी रियल लाइफ के अंदर उसका काम किस तरह का होगा, किस तरह का इसका होगा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये एक आम इंसान की, एक गधे की अप्रोच है। अब एक सही अप्रोच क्या है, एक डिफरेंट शख्स की, एक रेड पिल्ड पर्सन की अप्रोच क्या है, कि वो देखेगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है प्रोफेशनल बनने में, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट बन जाता है, हर फील्ड में इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। वो देखेगा मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ वो ऑप्शन नहीं जो आम लोगों को पता है। वो एक बहुत डिटेल में रिसर्च करेगा कि क्या क्या दुनिया में फील्ड्स अभी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फील्ड की किस किस तरह की जॉब्स अभी दुनिया में हैं। तो वो ये सबसे पहले अपना ऑप्शंस देखेगा। सेकंड जो सही तरीका ये है कि आप देखेंगे
कि वो जो ऑप्शंस हैं, जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो फील्ड्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, एआई एक फील्ड है, डेटा साइंस एक फील्ड है। तो इन फील्ड्स के अंदर जॉब की कितनी डिमांड है, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब मैं कर तो लूँ इस फील्ड में, मैं अपना कैरियर बना तो लूँ, लेकिन मुझे आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर तीसरी चीज़ है कि नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, मतलब जॉब कितनी है वहाँ पे। बहुत मखसूस जॉब्स हैं कि एक दफ़ा जॉब मिल गई बस फंस गए उधर ही, कि अब बेशुमार जॉब्स हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी उतने ज़्यादा अ, आपके पास चांस होगा कि आप अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। फिर है कि टाइप, उसके बाद सवाल आता है कि टाइप ऑफ जॉब्स, मतलब किस तरह की जॉब है, किस किस तरह की जॉब्स होंगी एक मखसूस फील्ड के अंदर। ठीक है। फिर जॉब रूटीन आ जाता है कि जब मैं वो जॉब कर रहा हूँ तो मेरी टाइमिंग क्या होगी, सुबह 7 से लेकर शाम के 10 बजे तक मैं वापस आ रहा हूँ। जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, मैंने ऐसा मशीन काम किया है, तो सुबह हम 7 बजे घर से निकलते थे और रात को 10 बजे आते थे हमें आते आते। तो पर्सनल लाइफ कहाँ गई इसमें हमारी, सिर्फ दोपहर को आधा घंटा जो हमें मिला है हमें लंच का वो मिलता था बस। ये कोई लाइफ नहीं थी। ठीक है। तो जॉब रूटीन क्या है, आप कितने वक्त के लिए जो है वहाँ काम करते हैं। 9 to 5 काम करते हैं, 9 से 2 बजे तक काम करते हैं, 9 से 3 बजे तक काम करते हैं, कितना देर तक काम करते हैं। फिर आ जाता है पैकेज। क्या आपको उस जॉब तो मिल गई, लेकिन जॉब के अंदर पैसे कितने मिल रहे हैं, पैकेज कितना मिलेगा मुझे आगे चल के। ठीक है। ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। और ये वो चीज़ है जो किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी फील्ड को जो है प्रायोरिटाइज करती है, उसकी अहमियत को बढ़ाती है। क्योंकि अगर आप एक कहेंगे कि एक जॉब में कंप्यूटर सिस्टम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर 10 लाख कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है महीने के, और एक जो है टेक्सटाइल इंजीनियर जो है वो 1.5 लाख कमा रहा है, तो जाहिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो पैकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद उससे अगली चीज़ आती है ग्रोथ। ग्रोथ क्या मतलब है कि मतलब सैलरी मेरी स्टार्ट तो चलो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कितने अर्से बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मुझे कितने अर्से बाद इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब मैं एक कुछ स्किल सीखने के बाद एक मखसूस 5 साल 3 साल काम करने के बाद एक फील्ड में, अगली फील्ड में जब मैं, मुझे कितने पैसे मिल रहे होंगे, कितनी जल्दी मेरे इंक्रीमेंट लग रहे होंगे, कितनी जल्दी मुझे प्रमोशंस मिल रहे होंगे, ये हो जाएगी। ये होती है ग्रोथ उस फील्ड के अंदर। फिर आप देखेंगे कि मेरी सलाहियतें क्या हैं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। उसके बाद आता है कि सबसे सबसे आखिर में अब आता है कि इंटरेस्ट, कि मेरा, अब मुझे इतनी सारी डिटेल मेरे पास आ गई है, मुझे सब फील्ड्स के बारे में पता चल गया है, मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चल गई कि टाइप ऑफ जॉब क्या है, उसकी डिमांड कितनी होगी आने वाले वक्त में, उसमें ग्रोथ क्या होगी, मेरी सलाहियतें क्या हैं। अब इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद अब मैं देखूंगा कि अब मेरा इनमें से किस में इंटरेस्ट है, अब जिसमें मुझे जो पसंद आ रही है फील्ड, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके बारे में कि मुझे आगे क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितने पैसे मिल होंगे, सब कुछ। तो अब मैं जब अपनी पसंद के हिसाब से इनमें से कुछ कोई भी फील्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये है एक राइट फील्ड। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से एक आम इंसान से डिफरेंट हैं, किस तरह से आप कितने ज़्यादा, मतलब 100 टाइम्स और 50 टाइम्स एक आम शख्स से ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे और कितनी ज़बरदस्त जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो अब इसमें राइट सही तरीके में पहला ऑप्शन है कि ऑप्शंस, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम वो लोग डिस्कस करते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, कैरियर, प्रोफेशन, ऑप्शंस। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं, यानी ये वो सारी फील्ड्स हैं जो एक आम नौजवान को पता है कि मार्केट में मैं ये बन सकता हूँ। अब मैंने क्या किया है, इन तमाम फील्ड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी होती है मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप या तो एमबीबीएस कर लें, सबसे बेस्ट है। ठीक है। एमबीबीएस में जो आप बेसिकली डॉक्टर बनते हैं, तो वो एमबीबीएस डॉक्टर्स ही होते हैं सारे के सारे। उसके अलावा दूसरा एमबीबीएस के बाद सेकंड नंबर पे आता है बीडीएस, जिसमें आप जो है डेंटिस्ट बनते हैं, दांतों के डॉक्टर बनते हैं। ठीक है। पढ़ाई उसी तरह की होती है, मुश्किल तमाम चीज़ें वैसी ही होती हैं, रिस्पेक्ट भी आपकी वैसी होती है, पैसे भी शायद तकरीबन उतनी ही कमा लेते हैं। लेकिन बस अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो, या अगर डिमांड के हिसाब से देखा जाए, तो सेकंड नंबर पे बीडीएस आता है। उसके बाद तीसरा है इंजीनियरिंग इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका कुछ और नाम भी हो सकता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे
कोई भी किसी भी फील्ड की इंजीनियरिंग होती है, इसमें हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे होते हैं मेडिकल साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे एक्सरे मशीन है वो कैसे काम करती है, उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, उसके पीछे क्या साइंसेज है, उसे सही कैसा किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें इस इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं। फिर मेडिकल के जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी प्रोग्रामिंग से लेकर उनको चलाने तक, उनके रिपेयरमेंट, उनके हार्डवेयर सिस्टम सब चीज़ें जो है, एक उनकी जो इंजीनियरिंग है वो इस फील्ड में पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो कॉमन फील्ड है, जो एक इंटर पास भी कर सकता है, या एक अब तो शायद ग्रेजुएट्स को ही अलाउ करते हैं, नर्सिंग टेक्नीशियंस और वैक्सीनेटर। नर्सिंग की मैं बता दूं आपको बात कि वैक्सीन नर्सिंग और टेक्नीशियन ये दो फील्ड ऐसी हैं जो पाकिस्तान में शायद इनकी इतनी डिमांड नहीं है। फीमेल्स को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इन फील्ड्स के अंदर। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें या दूसरे बड़े यूरोपियन कंट्रीज में या बाहर मुल्क में कहीं भी आप अगर इन दो फील्ड्स को देखें तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। इसके इसके बाद हम आते हैं तो इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास जो टॉप पे सबसे जो इन डिमांड फील्ड है, शायद अब इसकी वैल्यू अभी भी है, लेकिन इससे भी ऊपर एक फील्ड चली गई है अभी, तो वो सिविल इंजीनियरिंग है ये। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चार है। और केमिकल इंजीनियरिंग, ये चार पांच ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हर कोई जाना चाहता है। और जो अगर आप जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बड़ी फैमिलीज के बच्चे हैं वो सारे के सारे सिविल में होंगे, या इलेक्ट्रिकल के अंदर होंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होंगे। ठीक है, या मैकेनिकल के अंदर भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो होंगे वो सिविल के अंदर ही होंगे। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे डेवलप किया जाए। मतलब आप बिल्डिंग्स का बनना, वाटर डैम्स का बनना, जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सारे जो है सिविल इंजीनियर्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। जिस तरह कॉमन लैंग्वेज मिस्त्री जो होता है वो कंस्ट्रक्शन का सारा का काम करता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपीरियंस की बेस पे सीखा होता है। लेकिन सिविल इंजीनियर जो है वो पढ़ा लिखा होता है, जिसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना आते हैं, वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं कि बड़े बड़े डिज़ाइंस कैसे बनाने हैं, बड़े बड़े डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सिविल इंजीनियरिंग में आ जाती हैं। फिर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल के बाद टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। मैंने इसमें जो है कुछ हाईलाइट की हुई है, वो मैं बताता हूँ आगे चल के कि क्यों हाईलाइट की है वो। उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आते हैं बीएस के, यानी बैचलर्स ऑफ साइंस। आप बीएस मैथ्स कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस फिजिक्स कर सकते हैं, बीएस अप्लाइड फिजिक्स कर सकते हैं, बीएस बायोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी की सारी बैचलर्स ऑफ साइंस की फील्ड्स हैं। उसके बाद आती है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की फील्ड। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के अंदर जो है आपके पास इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, इस्लामिया, हिस्ट्री, ये सारी की सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अच्छा, ये जो जितनी भी फील्ड हैं ये सारी की सारी ट्रेडिशनल फील्ड हैं जो हर आदमी को पता है। जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन यही चीज़ें कर रही है, लेकिन हमें डिफरेंट बनना है। वी आर नॉट ब्लू पिल्ड पर्सन, वी आर रेड पिल्ड पर्सन। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी जो है फील्ड्स हैं जो अक्सर हमें जिसमें जाना है। बल्कि थोड़ा सा एक मिनट में एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ यहाँ पर कि इन फील्ड के अंदर अगर आप इन फील्ड्स को अपनाते हैं, आप मेडिकल साइंस में जाते हैं, या आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, या आप बैचलर्स ऑफ साइंस करते हैं, या आप जो है वो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करते हैं, तो आप किस तरह की जॉब्स कर रहे होंगे। ठीक है, वी आर दिस प्रोफेशनल वर्क्स। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप मेडिकल साइंस की फील्ड में जाते हैं तो फिर आपके पास बेसिकली पांच ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी सीएसएस या पीएमएस करिए। आप देखेंगे कि जितने भी सीएसएस लोग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स की भी है जो सीएसएस और पीएमएस कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब मेडिकल साइंस की तालीम हासिल करते हैं तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारा आप जो है रट्टा लगाना पड़ता है आपको। तो सीएसएस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा रट्टे का भी है, अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा भी है, लेकिन रट्टे का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और मेडिकल साइंस की में जो आप प्रेशर में काम करना, एक मुसलसल कई कई घंटों तक लिखते रहना, वो चीज़ बड़ी अहमियत रखती है सीएसएस एग्जाम के अंदर। इसलिए मेडिकल साइंस वाले लोग जो हैं वो सीएसएस बड़ी आसानी से क्लियर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन आपके पास जो मेडिकल साइंस में वो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। आप एज अ डॉक्टर जो है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारा है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट एक बड़ा इदारा है जिसको बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग आती है और बड़ी अच्छी सैलरीज मिलती हैं इन्हें। फिर इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो कि आप
मज़ीद तालीम हासिल करें और प्राइवेट स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाएं, फिर आप जो है जॉब की तरफ आएँ। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास मेडिकल साइंस में ये होता है। चौथा चीज़ जो मेडिकल साइंस में करने वाले लोग कर रहे होते हैं वो होती है प्राइवेट क्लिनिक अपना खोल लिया। मतलब आपने गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं या तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ साथ आप एक शाम में आप एक प्राइवेट क्लिनिक पर भी काम कर रहे हैं, आपने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया है। उसके बाद पांचवा ऑप्शन इनके पास होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। यानी सुबह में आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं ये लोग, या गवर्नमेंट जॉब किसी के पास नहीं है, वो पढ़ रहा है, तो शाम में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकता है। ठीक है, ये पांच फील्ड्स हैं जिसमें मेडिकल साइंस के लोग काम कर रहे होते हैं। अब उसके बाद आती है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो जो इंजीनियर्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास भी चार ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो या तो सिविल CSS कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं हमारे यहाँ। तीसरा है कि वो जो है एजुकेशन टीचर बन जाता है। टीचर ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल टीचर ही बने, वो प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं किसी कॉलेज के अंदर, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन हमारी मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो लोग GST, PhD, लेक्चर, ये चीज़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं। और अभी जब आपने देखा था कि GST PhD का टेस्ट हुआ था तो उसमें मेजोरिटी जो है GST यानी जूनियर स्कूल टीचर। जूनियर स्कूल टीचर कौन किसको पढ़ाता है? 6, 7, 8 क्लास को पढ़ा रहा होता है बेसिकली। तो जूनियर स्कूल टीचर की जो जितनी भी जॉब्स आई थी, या PhD प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी 3 क्लास से छोटे बच्चों को जो पढ़ा रहा होता है 3 क्लास तक, उन्हें प्राइमरी स्कूल टीचर कहा जाता है। तो इसकी जब जॉब आई थी तो इसमें ज़्यादातर जो है इस वक्त पाकिस्तान में, सिंध में, इंजीनियर्स ही हायर हुए हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स पाकिस्तान के A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। खैर ऐसा कहना भी शायद इतना सही नहीं होगा, लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है वो इंजीनियर्स ये काम भी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की इंजीनियरिंग की हालत है। उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन जो है इंजीनियर्स के बाद पाकिस्तान में, वो है प्राइवेट कंपनीज में काम करना। आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं, कराची में, लाहौर में, बड़ी बड़ी जो बड़े हमारे जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ पर आप लोग एज ए इंजीनियर काम करते हैं, कर सकते हैं। अब सैलरी जो है वो डिपेंड कर रही होती है मुख्तलिफ कंपनीज टू कंपनीज और डिफरेंट फील्ड के मुताबिक कि आप किस फील्ड में हैं, आपकी जॉब की GD क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर। फिर अगर आप बैचलर्स ऑफ साइंस करते हैं, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करते हैं, तो तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप CSS कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आप टीचिंग की फील्ड में आ सकते हैं, या प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है LLB। LLB का मतलब होता है कि आप वकील बनना। वकील बनने के लिए जो बेसिकली हम कोर्स करते हैं या जो ग्रेजुएशन करते हैं वो होती है LLB। ठीक है, उसके करने के बाद आपके पास भी चार ऑप्शन है। वही शॉर्ट सर्विस कमीशन कर लें, CSS कर लें, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, जो कि मिलना शायद बहुत मुश्किल है। उसके बाद एजुकेशन में आ जाएं आप, या आप जो है प्राइवेट वकील बन जाएं। मेजोरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं वकील हैं वो सारे प्राइवेट लॉयर्स ही होते हैं। कई मिसालें आपके सामने होंगी कि बहुत वकील जो है अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मखसूस लोग होते हैं। ठीक है, और मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त, सबसे बुरी जो जॉब है वो वकालत है इस वक्त। जब आप विजिट करेंगे कभी वकीलों से मिलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी किस तरह वो भूखों को टक्कर मार रहे हैं और किस तरह से वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ अच्छा भी अर्न कर रहे हैं लेकिन बहुत कम है। हमें जब रेशो देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि दिस फील्ड इज़ नॉट वर्किंग। ओके, अब हम देखें जो हमने प्लान में जिस तरह देखा था कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, ग्रोथ एंड रूटीन कैसी होगी, वो चीज़ डिस्कस करें। अगर इन तमाम फील्ड की इंजीनियरिंग की जो है वो जब आप करते हैं तो 16 साल की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाते हैं आपको। 12 साल 12th क्लास इंटर तक हो जाती है, और फिर 4 साल आप करके यूनिवर्सिटी में पढ़कर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। मेडिकल साइंस में आप जो है वो 12 ईयर्स के बाद 5 साल 6 साल का जो है मज़ीद आप देने पड़ते हैं आपको। इंटर के बाद आप 6 साल पढ़ते हैं या 5 साल पढ़ते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। और अगर वकालत की बात करें तो वकालत का जो LLB है वो 2 साल का होता है सिर्फ। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप चाहे मेडिकल साइंस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, चाहे आपने LLB किया है, चाहे आपने इंजीनियरिंग की है, आप शॉर्ट सर्विस कमीशन दे सकते हैं। लेकिन तैयारी करने के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है हमें। उसके बाद आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर भी आप जब आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं टीचर बनने के लिए,
तो टीचिंग में भी आपको कुछ तकरीबन 1 साल लग जाता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, समझने के लिए, फिर आप थोड़े बहुत पैसे कमा पाते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें इनकी ईयर्स ऑफ, यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कॉलम में कि ईयर्स ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट ईयर में जब है, जब पहला साल होता है आपका एज ए इंजीनियर, एज ए मेडिकल साइंस, एज ए लॉयर, एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन, एज ए कमिश्नर या एज ए टीचर, तो इंजीनियरिंग में तो आपकी 45 से 55 हज़ार तक सैलरी इस वक्त है, तमाम फील्ड्स की फर्स्ट ईयर में, पहले साल में। मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर एमबीबीएस करके आते हैं उनकी 55 से 70 तक सैलरी है। लेकिन अब वो लोग ओवर टाइम लगाते हैं या फिर प्राइवेट दो दो जगह मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वो ज़्यादा बना लेते हैं। लेकिन वो फिर अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त जो है बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है, उन्हें बहुत लंबा काम करना पड़ता है, नींद उनकी पूरी नहीं हो पाती है। फिर अगर वकालत की बात करें तो वो अनडिफाइंड है कि वो डिपेंड करता है कि कितना आप एक्सपीरियंस है। जब नए नए वकील बनते हैं तो फिर आपको जॉब नहीं मिलती है इतनी आसानी से। आपको दूसरे वकीलों के साथ टाइम गुजारना पड़ता है, आपको फ्री में भी केस लेने पड़ते हैं कई दफ़ा, ताकि आपकी जो है वो एक्सपीरियंस में लिस्ट में आ सके। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद जब आप सीएसएस करते हैं तो पहले तो आपका जो ये सीएसएस का पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर है, एक साल तैयारी करते हैं आप, एक साल आपको टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आने में लग जाता है। जैसे अगर आप फैब में टेस्ट देते हैं तो फिर नवंबर में जाके रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है तो दिसंबर जनवरी हो जाता है। 1 डेढ़ साल ये हो गया, उसके बाद फिर मज़ीद आपकी ट्रेनिंग होती है 1 2 साल की, तब जाके फिर आपकी जो है सैलरी शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा और लंबा प्रोसीजर है, और मेरे ख्याल से अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड से है तब उसे सीएसएस में जाना चाहिए। अदरवाइज सीएसएस में अगर आप अपना वक्त लगाते हैं, आप बस ये सोच रहे हैं कि मुझे सीएसएस ही करना है, तो आपके कई साल बर्बाद हो जाएंगे, तब जाके आप एक उसको हासिल कर पाएंगे। तो इस फील्ड में बिल्कुल भी अपना वक्त ना लगाएं। एजुकेशन के अंदर आप जो नए नए साल में पहली बार स्टार्ट करेंगे तो आपकी 35 to 40 से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर चेंज आता है कि सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में जो सैलरी सबकी लिखी हुई है, सेकंड ईयर में देखिए कि बहुत बड़ा चेंज है। इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर और मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लॉ के अंदर तो अनडिफाइंड है, आप एक्सपीरियंस आपने लिया है, आपको कितना मिला है, आप किस तरह के केसेस लड़े हैं आपने, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो सैलरी स्टार्ट होगी आपकी, तो जब सैलरी स्टार्ट हो गई या सारे सिलेक्शन के बाद और ट्रेनिंग के बाद, तब फिर वो हर साल 20% 30% इंक्रीमेंट लगता रहता है, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर। एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे स्लो ग्रोथ है आपकी। एजुकेशन के अंदर आप अगर पूरा साल भी देते हैं तो आपकी फिर 5,000 10,000 का इजाफा होगा अगले साल, उस अगले साल भी 5 10 हज़ार का इजाफा होगा, तो बहुत कई साल लगाने के बाद भी आप बहुत छोटी सैलरी पर बैठे हुए होंगे। ठीक है। थर्ड ईयर में फिर और चेंज आ गया। अब अगर टाइमिंग्स देखें लोगों की, तो टाइमिंग जो है इंजीनियरिंग के अंदर सुबह 8 से 6 ही होती है मोस्टली फील्ड्स के अंदर। ठीक है। मेडिकल साइंस के अंदर जो शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट में आप 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, फिर अगले दिन नाइट शिफ्ट होती है, कभी डे शिफ्ट होती हैं। तो शिफ्टिंग का वैसे बता दूं कि मैंने देखा है अपने दोस्तों को काम करते हैं शिफ्टिंग के अंदर, तो दुनिया की बदतरीन जॉब है वो जिसमें आप शिफ्टों में काम करते हैं। आपकी पूरा का आपका जो रूटीन है पूरा ख़राब हो जाता है। आप कभी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, कभी आप डे शिफ्ट कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, फिर जब वापस आ रहे हैं तो अगर रात की शिफ्ट है तो सुबह में आप सो नहीं सकते सही तरह से। तो बहुत बुरी लाइफ है मेरे नज़दीक जो लोग शिफ्टिंग में काम करते हैं। उसके बाद लॉ की जो है वो टाइम बाउंड नहीं है वैसे, तो ये सुबह से वो भी 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठे रहते हैं। फिर शाम को भी अपने ऑफिस में बैठते हैं जाके, ताकि लोग आए उनके हल्के में, वकीलों के हल्के में बैठते हैं, ताकि वो केसेस के बारे में सीख सकें या फिर नए नए लोग उनके पास आके कनेक्शन बन सकें उनके। उसके बाद आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो उसकी जॉब की भी गवर्नमेंट जॉब है, तो 8 से 3 बजे तक की ये जॉब होती है। एजुकेशन की बात करें एज अ टीचर या एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप 8 से 3 बजे तक ही दे रहे होते हैं, चाहे आप स्कूल टीचर हैं, चाहे आप लेक्चरर हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम की जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अब एक बहुत